चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? कल हमने एक तरह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर पहुँच गए थे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पर फोकस करेंगे ज़्यादा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमारी जो स्ट्रोडिंगर इक्वेशन होती है, जो कि ये वाली इक्वेशन है, देखो ये वाली, इसके अंदर हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, हम अगर इस इक्वेशन को ये देखो, ये मैथमेटिकल अप्रोच है तो ज़्यादा डीप में मत जाना, जो मैं चीज़ बताऊंगा बस उस पर फोकस करना। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको तो तुम्हें याद करना है, मैंने कल बताया था। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को, अब बात आ रही है इस इक्वेशन को हमें कई बार लिखना पड़ता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या हो गया, जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, जैसे थीटा, ये देखो ये रहा मेरा थीटा, ये वाला पार्ट, ये रहा मेरा आर। ठीक है, इनकी टर्म्स में भी हमें कई बार इसको यूज़ करना पड़ जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। हर चीज़ पर ध्यान मत देना, जो जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस पर फोकस करो बस। ठीक है, तो ये मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में मेरा क्या होता है, अगर मैं इस इक्वेशन को, देखो ये जो मेरी इक्वेशन थी स्ट्रोडिंगर इक्वेशन, इसको अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो मेरी, उसका फॉर्म होता है ये वाला। इस फॉर्म को याद नहीं करना है, बस इसको बस एक बार नज़र मार दो कैसे दिखने में कैसे होती है, शक्ल क्या होती है, बस वो होता है इतना। ठीक है, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स उसके ये होते हैं। देखो, अब हम एक, तुम्हें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल क्या, देखो हम एक फंक्शन होता है मैथ्स में, ज़्यादा तुम बायो के स्टूडेंट्स भी हो इसमें, तो इसलिए इसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे। देखो, एक मेरी जो इक्वेशन है वो मेरे आर, थीटा और फाई पे डिपेंड कर रही है। जैसे हम कुछ इक्वेशन लिखते थे वो एक्स और वाई पे डिपेंड करती है, वैसे ही एक्स और वाई की जगह यहाँ पर क्या है, मेरे तीन कोऑर्डिनेट्स है, वहाँ दो होते हैं या तीन होते हैं, यहाँ पर भी मेरे आर, थीटा और फाई है। ठीक है, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ कोई z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एक्स, वाई और ए, वैसे इन्होंने कर दिया है कि उसको तीन भागों में तोड़ दिया, मतलब तीन पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने हमें क्या बोल दिया कि हमने जो इतनी बड़ी फॉर्म थी ना, इतनी बड़ी फॉर्म, ये वाली इतनी बड़ी फॉर्म थी, उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, दो पार्ट्स में, ताकि हम दोनों को सेपरेटली पढ़ सके और हमारे लिए इजी हो जाए। फिर बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा ये वाला पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि बड़ी इक्वेशन है ये, जो ऊपर मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको सिंपली पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट्स में कर देते हैं कन्वर्ट। ये दो पार्ट्स, उन दो पार्ट्स का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है रेडियल पार्ट और एक का होता है मेरा एंगुलर पार्ट। ठीक है, तो ये जो मेरा आर है, ये क्या है, मेरा रेडियल वेव फंक्शन है, तो समझ लो कि ये वो पार्ट है जो रेडियली डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है मेरा, दूसरा पार्ट है मेरा एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, एंगुलर वाला, देखो अब यहाँ पर देखो, मैंने आर के नीचे पैर में, मतलब अगर मैं नीचे देखूँ तो एन और एल लिख रखे हैं। एन मेरा क्या होता है तुम्हें पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या होता है मेरा, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। तो मेरा जो आर वाला पोर्शन होता है, जो रेडियल वेव फंक्शन होता है, वो डिपेंड करता है एन और एल पे। और जो मेरा ए है, ए एंगुलर वेव फंक्शन, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम और एल पे। ठीक है, तो इनको, इस पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, ये वाले पार्ट को, इसको मैं बोलता हूँ रेडियल वेव फंक्शन, और ये वाले पार्ट को मैं बोलता हूँ एंगुलर वेव फंक्शन। अब देखो, अब मेरी बात आती है, देखो अगर मैं टोटल वेव फंक्शन बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलूँगा, टोटल। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इसको मैं बोलूँगा ये वाला पार्ट, ये मेरा टोटल वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके अंदर मैंने दो पार्ट में तोड़ा, ये मेरा रेडियल वेव फंक्शन हो गया और ये मेरा एंगुलर वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, तो दो पार्ट्स में तोड़ दिया हमने टोटल वेव फंक्शन को। अब बात आती है तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट विद आर। आर मतलब क्या है मेरा, रेडियस, न्यूक्लियस से रेडियस। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ जाता है। तो इनको एक बार बस समझ लो कि कैसे बनाते हैं, बनाना की मतलब इसको रीड कैसे करना है, हमारा बस सिलेबस में क्या होता है, इसको रीड कैसे करना है। ठीक है, तो जो मेरा ये रेडियल वेव फंक्शन है, देखो ये मेरा क्या, रेडियल वेव फंक्शन, इसका अगर मैं 1s के लिए प्लॉट करूँगा, देखो 1s के लिए मेरे n की वैल्यू क्या होती है और l की वैल्यू क्या होती है, वो तुम्हें पता ही है, 1 और 0 होती है। बाकी एक बार आगे हम रिवाइज फिर भी करेंगे। तो देखो उसका जो मेरा ग्राफ होता है वो लाइक दिस, ऐसे जाता है। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर एक भी नोड नहीं है। नोड का हमें कैसे पता चलेगा, जब ये वाला ग्राफ है मेरा, ये देखो बताता हूँ, ये मेरा जो ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो एक्स एक्सिस को जहाँ जितनी बार भी कट करेगा, वो मेरा क्या होता है, उतने मेरे उसके अंदर नोड्स होते हैं। जैसे देखो
1s के अंदर वो एक बार भी कट नहीं कर रहा, देखो इन्फिनिटी से आ रहा है और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब लाइन को टच नहीं कर रहा, तो इस 1s के अंदर मेरा एक भी नोड नहीं होता। अब देखो 2s पे आ जाओ, 2s पे ये मेरा एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरे इसमें कितने हैं, एक नोड्स है, ठीक है, एक नोड है, ठीक है, ये रहा मेरा नोड, इससे मुझे नंबर ऑफ नोड्स का पता चल रहा है। अब देखो अगर मैं 2p पे आ जाऊँ, 2p में भी एक बार भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, इसमें भी एक भी नोड नहीं है, तो ठीक है। तो इनके रेडियल वेव ग्राफ को एक बार समझ लेना और याद भी कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली कई बार पूछ ले, अगर सिंपल से बस ये समझ लो कि 1s का ऐसे जा रहा है, कोई भी एक भी नोड नहीं है, 2s में कैसे जा रहा है, एक बार जो हम एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम बनाते थे वैसा सा दिखता है, और इसके अंदर तो देखो ये कैसा सा दिख रहा है हमारा, एक तरह से लगा लो एक माउंटेन जैसा, ठीक है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार कम हो रहा है। देखो अब बात क्या आ रही है, हमें इन कर्व से क्या सीखना है, ठीक है, इस कर्व से हमें क्या सीखना है, वो पार्ट ये है। देखो अब हमें क्या नोट करना है इसके अंदर, एस ऑर्बिटल के लिए आर एन एल की वैल्यू मैक्सिमम है आर इक्वल टू 0 पे, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये बस उसका एंगुलर फंक्शन का एक ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था जो साई होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो बस एम्पलीट्यूड बताता है, प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, तो आर एक तरह से मेरा एक साई ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि आर एन एल की मतलब रेडियल वेव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आर इक्वल टू 0 पे है, इसके लिए और 1s और 2s के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2p पे देखो, 2p पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कहाँ 0 पे क्या है मेरी, वो 0 ही है, ठीक है। तो ये तुमसे डिफरेंशिएशन पूछ सकता है कि 1s और 2s में r 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, तुम्हारा क्या आएगा, मैक्सिमम होती है, देखो कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, ठीक है। हम इससे क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि आर एन एल की दोनों वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि 2s में, ठीक है, 3s में भी आएगी, जब 2s में ही आ रही है तो 3s में कैसा आएगा, 3s में एक और डीप आएगी, कैसे जाएगा, फिर ऐसे बन जाता है, वो इतना डीप में नहीं जाना, तो मैं 2s तक सफिशिएंट है। दोबारा बता रहा हूँ कि जो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज आर इम्पॉसिबल, वो तो तुम्हें पता ही है, नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट प्लॉट्स पे, और इम्पोर्टेंट प्लॉट्स क्या है मेरे, देखो अभी हमने क्या किया था, आर वर्सेस, देखो अभी हमने क्या किया था, आर वर्सेस एल का, अभी हमने किया था पहले आर वर्सेस आर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर दिया इसका, तो देखो स्क्वायर का तुम्हें मतलब पता ही है, जब हम स्क्वायर करते हैं, एक तो मेरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1/x का, ठीक है, उसका मेरा ग्राफ जैसे भी हमने पीछे बनाया था वैसा बनता है, जब स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, और थोड़ा सा डीप हो जाता है, बस फर्क कुछ भी नहीं आता, देखो डीप हो गया। जब मेरा आर स्क्वायर वर्सेज आर का, जब मैंने आर वर्सेज आर का बनाया था वो मेरा इतना डीप नहीं गया था, वो मेरा ऐसे चला गया, देखो बस थोड़ा सा इसका ही डीपनेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला क्या आता है मेरा, जब मैं इसका 2s के लिए बनाऊंगा तो हमें पता है, देखो आर स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये देखो उसके अंदर मेरा कैसे गया था, उसके अंदर मेरा गया था ऐसा गया था, ये ऐसे ऐसे, मतलब ये यहाँ पे जा रहा था नीचे की से, लेकिन जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो भी वो कैसे जाएगा मेरा ग्राफ, यहाँ से नीचे और ये ऊपर, और इसके अंदर भी जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है, ये एक्स एक्सिस, उसी उसी से हमें पता चलता है यहाँ पर मेरी नोड प्रेजेंट है, और एक ही बार कट कर रहा है, इसका मतलब एक ही नोड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी नोड्स का भी पता चल रहा है, देखो 1s के अंदर अभी भी क्या आया, एक भी नोड नहीं है, 2s में एक आई और 2p में भी एक भी नहीं आई, देखो ग्राफ का हमने वो बदला है बस, एक्स और वाई एक्सिस, मतलब हमें इतना तो पता है 1s में अगर उसमें नहीं आ रही तो इसमें भी नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी, अगर आ गई तो इसका मतलब ग्राफ ही गलत है, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या क्या पॉइंट्स है इसके, जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो बस पॉजिटिव होती है, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। और जो मेरा 5s ऑर्बिटल्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी r इक्वल टू 0 पर है, और p ऑर्बिटल की क्या है, p ऑर्बिटल में देखो 0 पे मेरा r स्क्वायर भी 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ को प्लॉट को बस सीखना है कि उससे रीड कैसे करना है, ठीक है। तो एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला मार्क कर लो अच्छे से, कि हम ना ही r को ना ही r स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से लिंक कर सकते हैं, तो अगर बोल दे कोई कि ये क्या हमें प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ये ग्राफ, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी के बारे में तो ये जिक्र भी नहीं कर रहे, हम ये बस उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें नोट्स बताने में हेल्प कर रहे हैं,
और कहाँ, और हमें ये बता रहे हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, उनका कुछ भी लेना देना नहीं है प्रोबेबिलिटी से। अब देखो प्रोबेबिलिटी वाले का लेना देना फिर किससे होता है, आइए वो जानते हैं। देखो उसका होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो ये वाला पार्ट है, इनका लेना देना डायरेक्टली किससे होता है, हमारे प्रोबेबिलिटी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, क्योंकि ये हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो समझ लो प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट विजिबल है ना, स्क्रीन बता दो एक बार सब। स्क्रीन दिख रही है ना, क्लियर है ना? तो चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि ये ऐसे से मिलता नहीं है इतनी आसानी से। देखो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो क्या होता है, वो हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी तुम्हें बताया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, ये रही मेरी प्रोबेबिलिटी। और क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, देखो ये मेरा ग्राफ इसके और इसके बीच में होता है, 4πr² इंटू आर स्क्वेयर और r के बीच में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये मेरा हेल्प कर रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में। देखो पीछे में मैंने सबसे पहले में मेरा खाली क्या था, तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर। ठीक है, दूसरे वाले में जो मैंने पढ़ा वो क्या था, r² था। और अब क्या है मेरा, अब है मेरा 4πr²r²। ये क्या मुझे बता रहा है, यही मुझे प्रोबेबिलिटी बताने में हेल्प कर रहा है। तो मेरे वाई एक्सिस पे क्या आएगा, 4πr²r²। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कोई पूछता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, वो क्या है मेरा 4πr²r²। ठीक है, का ग्राफ विद आर। ठीक है, वो मेरा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब बात आ रही है, अब हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी है उस पर वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का फंक्शन ग्राफ बना के। बहुत ईजी है, ग्राफ बनाते हैं इनका। देखो यहाँ पर देखो, इससे हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी कैसे, देखो एक बात बताओ, ये तो हमें पता है, जब जब न्यूक्लियस के अंदर होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो देखो जब आर जीरो है मेरा, तो प्रोबेबिलिटी भी जीरो है। देखो जीरो है ना, तो जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ एक बार बढ़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद वापस कम हो जाती है। देखो इससे ये चीज़ पता चल रही है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का कर्व हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या 1s के लिए, 2s के लिए क्या होगा, देखो पहले तो जीरो है, आर इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। फिर बढ़ी एक बार, फिर कम हुई, फिर दोबारा से यहाँ पर जीरो हो गई। देखो जीरो, ये मेरा क्या हो गया, जीरो। जीरो मतलब है यहाँ पर नोड प्रेजेंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तीनों ग्राफ में जहाँ कट कर रहा है, एक चीज कॉमन क्या है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो मेरा क्या हो गया, नोड होता है। और जितनी बार कट कर रहा है उतने नोड्स हो गए। ठीक है, तो अब मेरा देखो यहाँ पर एक नोड आया, फिर उसके बाद दोबारा प्रोबेबिलिटी बढ़ी, फिर दोबारा कम हो गई। देखो ये वही बात है जो मैंने कल तुम्हें एक चीज दिखाई थी। ये मेरा क्या है, 1s है। ये मेरा क्या है, ये कल मैंने तुम्हें दिखाया भी था। ये मेरा क्या है, 2s है। ठीक है, ये मेरा अंदर वाला 1s, ये वाला 2s। उसके बीच में एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, मतलब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरी क्या होती है, यही मेरी नोड होती है। और ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट, ये वाला, वो मेरी इसी पार्ट को ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यही मेरा नोड होता है। तो अब देखो अगर मैं 2p की बात करूँगा, 2p में तुम अगर फॉर्मूले से भी इसको मैच कर सकते हो, मतलब वेरीफाई कर सकते हो, या इसको यूज करके तुम फॉर्मूला वेरीफाई कर सकते हो। तो तुम उसके अंदर देखते हो जो नोट्स निकालते हैं हम, क्या होता है n-l-1। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि 1s के अंदर एक भी नोड नहीं होता, 2s में एक होता है, और 2p में भी एक भी नहीं होता। देखो 2p के अंदर 2-l-1 लगाओ, 2 - l क्या होगा, 1, क्योंकि p के लिए 1 होता है, और -1 तो 0 हो गया। देखो नोड भी एक भी नहीं है, वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। ये मेरा 2p का ग्राफ। अगला क्या है मेरा 3s का। 3s में देखो, अगर मेरे को बस सिंपली तुमसे पूछ रहा हूँ, 3s को देख के बताओ कितने नोड्स होंगे, बताओ एक बार, फटाफट आंसर करो। 3s में कितने नोड्स है मेरे, ग्राफ को देख के? दो होंगे, यस यू आर राइट। यहाँ पर देखो दो नोड्स है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये मेरे दो नोड्स को बता रहा है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास मैक्सिमा कितने दिख रहे हैं तुम्हें, मैक्सिमा एक ये रहा मैक्सिमा, एक ये रहा मैक्सिमा, और एक ये रहा मैक्सिमा। तो इसके अंदर मुझे 3 मैक्सिमा दिख रहे हैं।
चाहे इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमा तो 3 है, ठीक है। अब देखो 3P में कितने नोट्स दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। 3P में कितने नोट्स होंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। 3P में कितने नोट्स है होंगे, 1। बहुत बढ़िया, यहाँ से मुझे 1 नोट्स दिख गए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, अगर मैं 3D में बोलूँ कितने नोट्स है, जल्दी बोलो। 3D नोट्स कितने होंगे, 0 0। क्यों, क्योंकि एक बार भी वो टच नहीं कर रहा मेरे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, 0 नोट्स। अब एक बार जो भी हमने सारा डाटा पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं कि और क्या क्या हम इनके बारे में जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तुम्हें सारी यहीं पर कवर कर दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं और कुछ ऐसा है तो नहीं। वैसे जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने तुम्हें सारा यहाँ बता दिया, देखो एक बार देख लेते हैं। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इन पे। ये उनके जो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो भी हमने समझा वही है। क्या बता रहे हैं, इन द प्लॉट नंबर ऑफ पीक्स दैट इज रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n माइनस एल, ठीक है। मैक्स रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी n माइनस एल है। मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 2 माइनस एस, 2s के लिए n माइनस एल निकाल लो तो कितना आ रहा है हमारे पास, जल्दी बोलो कितना आएगा, 2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 2 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के रीजन है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो n माइनस एल से हमारे पास क्या आ जाएंगे, रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा, नहीं पूछेगा तुमसे, फिर भी बस समझने के लिए यहाँ से लिंक करके देखो कि वेरीफाई हो रही है चीजें। अगली देखो, द नंबर ऑफ मिनिमा अपीयर इन अ पर्टिकुलर रीजन गिव्स द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। मिनिमा बताओ, इसके अंदर आर स्क्वायर वाले में मिनिमा मेरा क्या हो सकता है, बस 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि आर स्क्वायर की कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती और इस टर्म में दोनों आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द कर्व स्टार क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ मिनिमा अपीयर गिव्स द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। तो वहां से तुम वेरीफाई कर सकते हो, अभी हमने कर भी लिया। अभी देखो अगला क्या, द कर्व स्टार्ट फ्रॉम द रीजन एंड द एरिया कवर्ड बाय द एनवेलप, ठीक है। इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, लेफ्ट से राइट, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जो ये छोटे छोटे से हमारे पहाड़ से बने हुए ना वो बड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे हमारी बढ़ती जा रही है। पहले छोटा सा पहाड़ था, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या आ रहा था, कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एरिया कवर्ड बाय द एनवेलप। एनवेलप क्या है, मतलब जो ये मेरे छोटे छोटे से पहाड़ से बने हुए हैं, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट एनवेलप है उसका एरिया मैक्सिमम है, जो लास्ट वाला पहाड़ है उसका एरिया क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो जो पीक होती है लास्ट एनवेलप की, वो क्या दिखाती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखो यहाँ पर भी ज़्यादा है, सही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये वाला आ रहा है जहाँ पर हमारा सबसे ऊपर, मतलब लगा लो कि पहाड़ सबसे ऊंचा है और उसकी जो सबसे मोस्ट ऊपर वाली सबसे बड़ी पीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि 3P में मेरी रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरा आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा वाला पहाड़ है उससे एक लाइन ड्रॉ करो, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे, जो जहाँ पर वो कट कर रही है। यहाँ पर देखो कहाँ कट कर रही है, ये वाले पॉइंट पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा आर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आर। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ इसके अंदर मेरा मैक्सिमम एरिया, वो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो मेरा होगा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे ये मैंने डॉटेड लाइन लगा रखी है, ये वाली, ठीक है। तो इतने रेडियस को मैं क्या बोलूँगा, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अब हमारा क्या आता है, अगला लास्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट पीक अपीयरिंग इन द कर्व फॉर 3s इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन द 3p, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द 3s इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज ग्रेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 3s पे आ जाओ, 3s ये रहा मेरा, ठीक है। और 3p पे आ जाओ, 3s में देखो मेरा, ये मेरा क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सबसे पहली कहाँ आ रही है, यहाँ, और ये कहाँ आ रही है, यहाँ। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जितना हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूक्लियस के पास है, मतलब आर जितना छोटा होगा उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस हमारी 3s के लिए क्या है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 3p। और यहीं से हम क्या बता सकते हैं कि 3s का हाइयर पेनिट्रेशन पावर होता है। ये तुम पीरियोडिक में पढ़ते ही हो कि जो s ऑर्बिटल होता है उनका p से ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, वो तुम इस ग्राफ से भी रीड कर सकते हो। क्यों, देखो क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पीक है, देखो द स्मॉलेस्ट पीक अपीयरिंग इन द कर्व फॉर 3s इज मोर क्लोजर,
देखो जो स्मॉलेस्ट पीक है इसके लिए यहाँ पर आ रही है गई इतने डिस्टेंस पे आर, देखो ये वाला मेरा डिस्टेंस है आर, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए, देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए, बना देता हूँ इसके लिए, ये देखो ये मेरा आर इतना छोटा सा मैं बना भी नहीं पा रहा, इतना छोटा था, इतना सा है बस। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो क्या हो गया, सबसे ज़्यादा 2s के लिए एज कम्पेयर टू 3s के लिए एज कम्पेयर टू 3p सबसे पहले, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो 3s का ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है एज कम्पेयर टू 3p, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है इसके अंदर, हम इसके अंदर कितना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। अगला अब क्या आ रहा है, क्वांटम नंबर। देखो मैंने तुम्हें कल बता दिया था क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर मेरे क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स अभी वैसे तुम्हें पता ही है, लेकिन उनके अंदर से ये लगा लो कि जो तुम्हारे 50% चांसेस है ना पूरे चैप्टर में, वो इसी पार्ट में से आने के क्वेश्चंस के हैं ज़्यादा चांसेस, क्योंकि ये सबसे बढ़िया उनके लिए मतलब टीचर्स का फेवरेट है, क्योंकि सोल्व करना भी ईजी होता है और कंसेप्ट भी पूरे लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को अच्छे से हर एक लाइन को समझना, इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर तुम्हें वहाँ दिख ही जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम इसको खत्म करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो मेरा, एक सेकेंड, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है, मेरे 4 नंबर्स होते हैं, ठीक है। 4 नंबर है जो कि मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे तुम्हें मेरे जहाँ पर मैं बैठा हूँ उसका एड्रेस चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले मेरा क्या पता होना चाहिए, मेरा हाउस नंबर क्या है, ठीक है। हाउस नंबर के बाद मेरा क्या पता होना चाहिए, मेरा फ्लोर कौन सा है। फ्लोर पता होने के बाद क्या पता होना चाहिए, मेरा रूम कौन सा है। उसके बाद अगर तुम्हें और डिटेल चाहिए, अंदर मान लो 10 रूम पड़े हैं, एक रूम में 10 बेड पड़े हैं, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए उनमें से मेरा बेड कौन सा है, ठीक है। तो मेरे बारे में तुम्हें ये 4 चीज़ें पता चल गई तो तुम मेरे तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में 4 चीज़ें पता हो तो हम उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब हम उसका पूरा जन्म पत्री बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 नंबर्स होते हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, देखो वो एक तो एनर्जी बता देंगे उसकी, ऑर्बिटल कौन सा ऑक्यूपाई है वो बता देंगे, साइज भी बता देंगे, शेप भी बता देंगे, और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है 3D में वो कैसे अलाइंड है, मतलब एक्स एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में है, वाई एक्सिस में है, वाई जेड प्लेन में, मतलब ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया 3D, अगर हम स्पेस में देखें वो कैसे वहाँ पर लटके पड़े हैं एक तरह से मान लो, ठीक है। अब एक देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये चारों क्वांटम नंबर है ना, चारों एक ही बिरादरी के नहीं है। जो मेरे 3 क्वांटम नंबर है स्टार्टिंग के, वो कहाँ से मिले हैं, जो मेरी स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना उसको सोल्व करके जो मुझे सॉल्यूशन मिले हैं वहाँ से आया मेरे 3 क्वांटम नंबर। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, जो मेरे 4 क्वांटम नंबर्स में से जो पहले के 3 क्वांटम नंबर्स है ना वो डिराइव हुआ है मेरी इक्वेशन से, जो स्ट्रेंजर इक्वेशन हम पढ़ते हैं उसमें से हुए हैं। लेकिन जो फोर्थ है ना, फोर्थ उसका मतलब वहां से नहीं निकला, मतलब उसका जन्म वहां से नहीं हुआ, जो स्ट्रेंजर इक्वेशन है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उसका जन्म हुआ है ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। वो उसका लगा लो कि हमने उसे डायरेक्ट नहीं निकाला, ठीक है। तो उसे हमने एक तरह से लगा लो गोद लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, इट इज ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस, और हमें बताता क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। तो मेरे जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो कौन कौन से है देख लो। मेरे जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल, और क्या हो गया मैग्नेटिक होता है, और लास्ट क्या होता है स्पिन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है, हर एक पॉइंट पर फोकस करना, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वहाँ यूज होगा, तुमसे आंसर पूछूंगा मैं उनका, तो इधर ध्यान दो, ठीक है। जो पहला था ये हम किसने दिया था, बोहर ने दिया था, ठीक है। तो इस बस देख लो बोहर ने दिया था, भूल जाओ देख के, कुछ नहीं है, नहीं पूछेगा, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमारा एन वैल्यू है वो क्या बताती है। तो ध्यान रखना वो हमें क्या बताती है, मेन एनर्जी शेल के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देती है, और एक एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बताती है, एनर्जी वगैरह भी बताती है वो, लेकिन सारा कुछ इनसे डायरेक्टली लिंक्ड होता है। मतलब ये पता चल गई और ये पता चल गया तो हम एनर्जी वेलोसिटी सब निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें देख ही लिया हमने, जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उसके अंदर आर आ रहा होता है, वी आ रहा होता है, एन की वैल्यू होती है, जैसे हम निकालते हैं आर नॉट
जो फॉर्मूला होता है पूरा, उसके अंदर हम यही तो करते हैं, आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड होता है। ठीक है, वो सारा क्या, देखो हमें अगर एन पता चल गया तो हम एनर्जी भी निकाल पा रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस भी निकाल पा रहे हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यूज हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो अगर कोई बोलते हैं एन की वैल्यू -1, तो तुम उसको चांटा मार देना कि भाई नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, और 1 से लेके आगे तक जाएगी सारी इंटीग्रल नंबर। ठीक है, और हम इनको नाम क्या देते हैं, देखो 1 2 3 4 नाम तो नहीं हुआ, वो तो न्यूमेरिकल वर्ड्स हो गए, तो उनके नाम हमने क्या रख दिए, KLMN। ठीक है, वो बस नेमिंग है, बस और कुछ नहीं है। देखो अगर मुझे निकालनी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वो किस पर डिपेंड करती है, एन पर, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। ठीक है, और लेकिन वो एन पर कब तक डिपेंड करती है, जब मेरा यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, मतलब मेरी स्पीशीज में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, या बोल सकता हूँ मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। जैसे ही उसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, अब क्या हो जाएगी, लड़ाइयाँ स्टार्ट, क्योंकि उनके अंदर रिपल्शंस भी आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से अब जो मेरी एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों पे डिपेंड करती है, एन पर भी और एल पर भी। तो ध्यान रखना, ये भी इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इस चीज़ पे फोकस करो। जो मेरा अगर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो उसमें मेरी एन पर वैल्यू डिपेंड करेगी एनर्जी की, और अगर मेरा मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एन और एल दोनों पर करेगी। ठीक है, जिसकी बड़ा, जितना ज़्यादा एन प्लस एल की वैल्यू हाई होगी, उतनी ज़्यादा मेरी क्या होगी, उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, जितना बड़ा एन प्लस एल, उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, अगर एन प्लस एल वैल्यू भी सेम आ जाती है, तो जिसका एन बड़ा होता है, ठीक है, तो जिसका एन बड़ा हो गया, उसकी क्या होगी, हायर एनर्जी हो जाती है। ठीक है, इसी को हम एन प्लस एल रूल बोलते हैं। ये वैसे मैं कल तुम्हें करा चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा तुम्हारा रिवाइज हो गया। ठीक है, अब देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दोबारा देख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में वो कैसे देते, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। देखो मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी n इजिकल टू 1 शेल है, ठीक है, 1 में अगर मैं पुट करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2, मतलब मेरी फर्स्ट शेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो मेरा अगर 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 8, मतलब क्या हो गया, मेरी बस जो सेकंड शेल है उसमें 80 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे 3 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, मतलब थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये चीज हमने एन खत्म कर लिया। अब देखो, अब मेरा क्या आता है, एल। एल में देखो ये किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था। ठीक है, एल की वैल्यू, तो ये चीज ध्यान रख लेना, कई बार पूछ भी लेता है। ठीक है, और हम एल से डिफाइन करते हैं इसको। ये मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है सब शेल के बारे में, कि मेन शेल के अंदर, मतलब एक तरह से लगा लो कि मेरे घर के अंदर मेरा फ्लोर बता रहा है कि मैं कौन से फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट पे रहता हूँ, सेकंड पे या थर्ड पे। तो वैसे ही ये शेल के अंदर सब शेल क्या बताता है कि कौन से सब शेल में, मतलब कौन से फ्लोर पे रह रहा है वो। ठीक है, तो अब देखो, अगर मेरी एन की वैल्यू तो फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं एन की वैल्यू फिक्स करता हूँ, तो मेरी जो एल की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन वो सारी इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए। और जो एल की वैल्यू वो क्या हो सकती है, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो अगर देखो एल की वैल्यू 0 से 1 2 3 से लेके n-1 तक हो सकती है। ठीक है, अब इनके भी हमने नामकरण कर रखे हैं। अगर हमारी एल की वैल्यू 0 है तो उसको एस बोलते हैं, 1 है तो 2 पी बोलते हैं, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, ऐसे चलता रहता है। और जो अगली चीज़ है, इसको तो मार्क कर लो, इस पे लगा लो कि कितनी बार इस चीज़ पर तो तुम्हारा क्वेश्चन कूद कूद के आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का √L, L+1 h/2π। ठीक है, ये फॉर्मूले को याद कर लो बिल्कुल अच्छे से, बहुत बार यूज होता है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पर ध्यान रखना। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ एल वैल्यूज होते हैं, वो क्या बताता है मुझे, टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन द गिवन मेन। देखो अब टोटल नंबर ऑफ एल वैल्यूज, अगर मेरी एल की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, या मैं देखो मेरी एल की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, अगर मैं इनका सम कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी टोटल कितनी हो गई, 2। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरी एक शेल के अंदर कितनी सब शेल्स प्रेजेंट है, एल की वैल्यू हमें ये भी बताती है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर अभी क्वेश्चंस करेंगे, तो हर एक वर्ड लाइन को ढंग से सुनना, तुमसे पूछूंगा। अब देखो, अगर आगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस पे, तो ध्यान से सुनो। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो मेरा बताता है एम की वैल्यू। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं, जीमन ने दिया था। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है,
तो डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है कि एम क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या एक और वर्ड क्या बोल देते हैं हम इसको, ओरिएंटेशन। ठीक है, कि ओरिएंटेशन क्या है, जैसे मैं बताया था 3D स्पेस में वो कैसे लटका पड़ा है, एक्स वाई पे है, वाई जेड पे है, ऐसे। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल एम वैल्यूज किस पर डिपेंड करती है, एल पे डिपेंड करती है। देखो एन किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, और जो एल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे, जो एम है वो कर रहा है एल पे। ठीक है, अब देखो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, माइनस एल से लेके प्लस एल तक। इसका मतलब क्या आ गया, ना एल नेगेटिव हो सकता है, ना एन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देखो एल की वैल्यू क्या है, माइनस से शुरू हो रही है, तो क्या हो जाती है, एल की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस एल तक। ठीक है, अगर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल की बात करें, टोटल वैल्यू ऑफ एम क्या होती है मेरी, 12 प्लस 1, तो इसको भी मार्क कर लेना। ठीक है, 12 प्लस 1 वैल्यू होती है एल की। अगर मुझे टोटल वैल्यू ऑफ एल इन अ शेल बतानी है, ठीक है, ये तो मैंने इन अ सब शेल बताई, देखो सब शेल के अंदर क्या होगी 12 प्लस 1, लेकिन अगर मुझे इन अ शेल बतानी है तो उसका क्या होता है एन स्क्वायर। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, एन स्क्वायर होती है अगर मुझे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन बताना है, अगर मैं ये एन कर दूं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी मेरी, एन स्क्वायर। तो देखो दो फॉर्मूलेस बन गए इसके अंदर से भी। एम की वैल्यू एक तो 12 प्लस 1 हो सकती है अगर हम सब शेल से बात कर रहे हैं, अगर हम शेल से बात कर रहे हैं तो एन स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, अब क्या है, देखो एग्जांपल देखो, अगर मैं एल की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, एल 0 मतलब एस सब शेल हो गई, 0 का नाम सब एस होता है। ठीक है, तो मेरी एम की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। ठीक है, क्योंकि बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और उसके लिए क्या हो जाएगा, एल 0 है तो एम भी 0, जिसको हम स्फेरिकल ऑर्बिटल बोलते हैं। अब देखो अगर मैं एल की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, क्या बन जाएगा, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब 3 वैल्यूज पॉसिबल है मेरे पास। तो 3 वैल्यूज कौन कौन सी होती है, 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, देखो यहीं से उठाई है मैंने, 0 प्लस माइनस 1, 3 वैल्यूज उठानी थी। ठीक है, आगे देखो, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब देखो अगर मैं एल की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, वो क्या होता है डी सब शेल, तो यहाँ वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अगर मैं एल इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी एम की, यहाँ पर पुट करके देखो 7, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब देखो अगली क्या, स्पिन। स्पिन किसने की थी डिस्कवर, इन दोनों ने, इन महाशय ने। तो नाम को भूल जाओ, बस देखो और भूल जाओ। और देखो ये क्यों अराइज हो रहा है, मैंने तुम्हें बताया था, ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कैसे अराइज हुआ था, ड्यू टू सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमें पता है चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, स्पिन क्रिएट करता है। और स्पिन मतलब क्या हो गया, वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है। थोड़ा बहुत तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट तो पता ही है, तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या ले लेते हैं, को प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। ये हमने आर्बिट्रेरी, मतलब हमारा जो मन हुआ हमने मान लिया, लेकिन एक बार मान लिया तो अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी हमने पूरी थ्योरी कर ली। अब हम इस पर आ जाते हैं, इसके क्वेश्चंस पर, कि कैसे। अब तुम्हें क्वेश्चन देखने हैं, बताओ, सोल्व तुम्हें ही करने हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर, इसका आंसर दो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ये मैंने तुम्हें कल कराई थी, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है, सही। अगला क्या है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। ये भी सही है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या होगा, एक दूसरे के रूम में जा सकते हैं, एक तरह से मान लो। सिमेट्री भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सिमेट्रिकली फील्ड हो जाता है, और मोर बैलेंस्ड। ठीक है, अब देखो सी पे आ जाओ, द एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बताओ 2s की एनर्जी क्या होती है, आंसर जल्दी बोलो, सब बोलो, कहाँ गायब हो गए। हमें पता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए मेरी एनर्जी क्या होती है, 2s की किसके इक्वल होती है, 2p के। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, यही स्टेटमेंट क्या है मेरी, रोंग। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये वाला, मतलब ये स्टेटमेंट रोंग है। ठीक है, ये भी मेरी अगली क्या राइट है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तुम्हें आंसर देने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन है, मैं तुम्हें दूंगा ये सेंड करूंगा, तो वहाँ पर तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा, ये देख सकते हो अगर किसी को समझ ना आए। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हें ये आंसर मुझे बताने हैं।
पहला बताओ फटाफट, जो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर, जल्दी बोलो। हमने सारा रिवाइज कर लिया, तुम्हारी रिवीजन चल रही है। जल्दी बोलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन अ ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू l एंड l इज इक्वल टू 1। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी, 6। बहुत सही समझ गए। तो आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। आंसर क्या है मेरा? ये है। देखो मैंने तभी तुम्हें बोला था इस चीज़ पे फोकस करो। एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन अ ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में तुम्हें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं आ सकते। उन्होंने अगर यहाँ बोला होता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन अ सब शेल, तो तुम्हारा आंसर 6 होता। उन्होंने ऑर्बिटल पूछा है। ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तुम्हें भी पता है कि मेरा ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसे आएगा और एक दूसरा ऐसे आएगा। बताओ इसके अलावा तुम इसके अंदर कितने और बंदे रख सकते हो? एक इतने से बेड पे 2 बंदों से ज्यादा बिठा सकते हो तुम? तो देखो ये छोड़, देखो कैसे कैसे तुम्हें वो क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा रहा है। इतना सिंपल सा है, लेकिन तुमने बस एन और एल की वैल्यू देखी, स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। देखो, और आधे बच्चे आकर आगे खुश हो जाते हैं, सर हमने तो सही करा है, बहुत बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। यहीं पर है तुम मार खाते हो। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्या होगा थर्ड का आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के लॉन्ग, एक्सिस का लॉन्ग मतलब क्या हो गया? ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा होता है इन बिटवीन द एक्सिस, अगर मैं ऐसा ऐसी शेप बना रहा हूँ, और ये मेरा क्या होता है? ऑन द एक्सिस, ठीक है, ये मेरा क्या ऑन द एक्सिस। तो अब बताओ इनमें से कौन सा ऑन द एक्सिस होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑन द एक्सिस मेरा कौन सा होता है? डी जेड स्क्र और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। एक बार मैं तुम्हें फिर भी ये दिखा देता हूँ, सबको आता होगा, लेकिन अगर मान लो किसी को नहीं आता तो वहाँ उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो ये रहे मेरे डायग्राम। देख लो जिसको दिक्कत होती है। देखो ये क्या मेरा डी एक्स वाई, जब मेरा एक्स वाई आ जाएगा तो मेरा क्या है तो एक्स वाई प्लेन में, लेकिन वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, एक्सिस मेरा ये है। और देखो यार डी वाई जेड में क्या हो जाएगा, मेरा प्लेन बदल गए बस, है फिर भी अभी इसके बीच में ही, मतलब बीच क्या है ये। अब देखो जब मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, वो है एक्स वाई प्लेन में ही, लेकिन वो क्या है अलोंग द एक्सिस। अब डी जेड स्क्वायर आ गया, डी जेड स्क्वायर है तो डी जेड स्क्वायर में मेरा क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस हो गया। और एक और बात ध्यान रखना, जो मेरा डी जेड स्क्वायर होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्योंकि वो डी जेड स्क्वायर जो होता है ना, वो मेरा 8 लोब से बनता है। तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं उसके अंदर, जब केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा ना उसके अंदर बताऊंगा कि 8 ऑर्बिटल से बनता है ये डी जेड स्क्वायर। तो इसके अंदर बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और इसके अंदर भी देखो, अब एक और चीज देख लो, अगर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो देखो एक और चीज देखते जाओ। इस पेन देखो, यहाँ पर ये चीज को मार्क कर लो, लिख लो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी डी जेड स्क्वायर में होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, दोबारा बता रहा हूँ। और अगली बात क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डी यूज होते हैं। तो sp3d में मेरा डी जेड स्क्वायर यूज होता है, ठीक है, तो ये लिख लो, अच्छे से लिख लो। अगर मैं sp3d2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ज्योमेट्री किसकी है, ये 3 6 की, ठीक है, तो उसके अंदर मेरा जो डी स्क्वायर जो हो रहा है ये यूज, उसमें मेरे कौन कौन से डी यूज हो रहे हैं? डी जेड स्क्र और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, मतलब जो एक्सियल है, जो एक्सिस से प्रेजेंट है। अगर मैं sp3d3 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो मेरे डी यूज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं मेरे? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लेना जो मैं बता दिए। और अब एक और चीज़ देख लो, जो ये होता है, एक और चीज़, अब यहाँ पर हम आ ही गए हैं इस स्लाइड पर, तो वो चीज़ भी देखते जाओ। कहाँ चला गया वो? ये रहा, ये वाली चीज देखो। जो नंबर ऑफ वेव्स होती है ना, नंबर ऑफ वेव्स डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वो किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब क्या? देखो मेरी एक वेव कितनी होती है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई एक पूरा राउंड लेगी, एक बार ऊपर गई एक बार नीचे, इसको मैं एक वेव बोलता हूँ। तो मेरी नंबर ऑफ जो वो है वेव्स है किसी ऑर्बिट में, वो उसका इक्वल की वो किसके इक्वल होती है? हमारी इक्वल होती है वो। देखो अगर मैं n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू 4, तो उसके अंदर मेरी 4 वेव्स ही होंगी। कैसे? देखो यहाँ से स्टार्ट करके देख लो, तुम्हें दिख जाएंगी।
यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ मेरी एक खत्म, फिर यहाँ पर मेरी दूसरी खत्म, यहाँ पर मेरी तीसरी खत्म, और यहाँ पर मेरी चौथी खत्म। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ वेव्स डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं, बी रेडी। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थर्ड तो हो गया, अगला क्या, टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, बताओ। फोर्थ का आंसर दो फटाफट, बहुत इजी है ये तो, फटाफट बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो अगर एक ही ऑर्बिटल में रह रहे हैं तो उनको डिस्टिंग्विश करने का काम किसका आ गया, कि कौन सा बेड है उनका। बेड मतलब क्या हो गया, अब हम उनकी स्पिन क्वांटम नंबर बताएंगे कि वो सीधा सो रहा है या उल्टा सो रहा है, ठीक है। अभी मेरा क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। अगला फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ का आंसर दो फटाफट, बिग बिग फिफ्थ, बिग बिग फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। टाइटेनियम में इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा करेक्ट, जल्दी बोलो जल्दी। आंसर नहीं मिला अभी तक सबका, शांत क्यों हो गई। अभी बताऊंगा ना जब, फिर तुम बोलोगे सर ये आपने तो अभी 4-5 बार चीखा था ये वाली बात को। जल्दी बोलो जल्दी, एक का आंसर मिला अभी तक मुझे, कहाँ सो रहे हैं सारे बच्चे। कहाँ गए, जल्दी बोलो जल्दी। ये ए वाले कौन है बंदे, बताओ, क्या समझा दो मुझे भी। उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेरा क्या होएगा, हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। तो देखो सबसे पहले टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम हमें पता है भाई ये तो एक इलेक्ट्रॉन वाला बंदा तो है नहीं, एक साथ सो कितने बंदे रखता है साथ में अपने, ठीक है। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन में, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में हमने क्या देखा था, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो हमारा खाली एन पे डिपेंड करती वैल्यू, तो हमारी किस पे डिपेंड करती वैल्यू, सिर्फ एन पे। लेकिन ये मल्टी है तो मेरी एन प्लस एल पे वैल्यू डिपेंड करेगी। वो भी क्या होगा, अगर जिसका एन प्लस एल बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन जिसका एन प्लस एल सेम हो गया तो जितना बड़ा एन उतनी ज़्यादा वैल्यू। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो 3s 3p 4s 4d 3d है, ठीक है। तो 3s और 3p सबका तुम एन प्लस एल निकाल लो, तो मेरा 3s के लिए क्या आएगा, एन प्लस एल 3 आएगा, 3p के लिए क्या आएगा, 4 आएगा, 4s के लिए क्या आएगा मेरा, 4 आएगा, ठीक है। और 3d के लिए क्या आएगा मेरा, 3d के लिए क्या आएगा, 5, ठीक है, क्योंकि 3 इसके लिए और 2d का। तो देखो सबसे कम मेरी एनर्जी इसकी, फिर इन दोनों में कंपेयर करना है। तो इन दोनों में कंपेयर हम कैसे करेंगे, जिसका बड़ा एन उतने बड़ा उसका क्या होगा, एनर्जी होगी। तो हमें पता है, देखो 3p और 4s में 4n की वैल्यू बड़ी है तो जीत कौन जाएगा, 4s, और लास्ट में क्या आएगा मेरा 3d, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला यही चीज घुमा फिरा के मैं तुम्हें देखो सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो लगभग सारे क्वेश्चन इतने इजी आ रखे हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो तुम्हें कंसेप्ट को पकड़ना है। अब अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसको फटाफट आंसर देना, ध्यान दो इधर। इसका आंसर दो 18th का, जल्दी 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 18th का आंसर दो। आंसर नहीं आया, फटाफट जल्दी बोलो, ये तो सबसे सिंपल चैप्टर है। 18th का आंसर फटाफट, और साथ में 19th का भी दे दो साथ ही साथ, फिर मैं दोनों बताता हूँ। 19th का भी दे दो फटाफट, 19th का आंसर दो फटाफट। ऐसे लिख के दो, 18th का ये है, 19th का आंसर ये है, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम होने वाला है। 18th का ये आंसर, 19th का ये, क्वेश्चन नंबर भी लिख के जल्दी कर टाइप करो। बोलो बोलो, कहाँ सो गए। बस इतने बच्चों को ही आता है।
देखो आ जाओ, सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो हमें क्या निकालना है, पी इलेक्ट्रॉन का हमें क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और हमें पता है, मैंने वो भी फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच बाई टू पाई। तो हमें पता है एल की वैल्यू क्या है मेरी, वन है, तो मेरा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस एल की वैल्यू पुट ही तो करनी है, पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है। बस क्या हो गया, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए, बस हो गया। कितना सिंपल से क्वेश्चन है, बता तो रहा था ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इस पर फोकस करो। ठीक है, अगला क्या, 19 में देखो क्या पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था जब अभी मैंने बताया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा था, वो ऑर्बिटल्स के लिए तो बताता है, ऑर्बिटल ही तो बताता है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फोर्थ में, तो मैंने तुम्हें बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, बस एन स्क्वायर कर दो। तो एन स्क्वायर करोगे अगर तो क्या आ जाएगा मेरा, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर मेरा क्या आ गया 16। कितना ईजी है, लो हो गई दोनों। कितनी देर लग रही है, अगर तुम रिवाइज करके रखोगे बिल्कुल देर नहीं लगनी। ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर तुम फटाफट आंसर कर सकते हो, तुम्हारे टाइम बहुत सेव हो सकता है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है बस। ठीक है, इनके आंसर बताओ फटाफट, 24 25 दोनों के आंसर फटाफट टाइप करो, फटाफट। बहुत बढ़िया, जिन्होंने पिछले आंसर दे दिए थे, इसका मतलब तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। 24 और 25 पे आ जाओ, इन दोनों के आंसर तो जल्दी 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 आंसर दो। ये आंसर डी ना बोलो, ये बताओ किसका डी, 24 का 25 का, या मैं अपने आप मान लूँ। जिसको नींद आ रही है वो जाकर सो सकता है, अभी फटाफट इनके आंसर सो। सबके आंसर आने चाहिए। अब दो तीन ही आंसर दे रहे हैं, मतलब बाकी क्या कर रहे हैं क्लास में, अपनी नोटबुक खोल के आंसर दे लो। मैंने कब ऐसे बताना है, आंसर तो दो। 24 का आंसर दे रहे हो, 25 का भी बताओ। तो फटाफट एक दो बच्चे और दे तो आंसर, फिर मैं आंसर बताऊं। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा वेट करवाओ लेकिन सही आंसर दो। जल्दी जल्दी में आंसर गलत नहीं देना। चलो आ जाओ इनके आंसर्स पे। देखो हमने क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, तो तुम्हें इन वर्ड्स पर ध्यान देना है, इन एन ऑर्बिटल पूछा हुआ है, इन अ सबशेल या इन अ शेल, तो इनके साथ भी इन पर भी ध्यान देना है जो उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया ही था, उसका फॉर्मूला क्या होता था मेरा, 12+1 होता था। 12+1 किसका होता था, मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का। अब एक ऑर्बिटल में मेरे कितने हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा क्या आ जाएगा 4l+2। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। जिन्होंने डी दिया बहुत बढ़िया। अब 25 देखो, कौन से पॉसिबल नहीं है इन चारों में से। अब देखो पहले में क्या है, एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू छोटी होनी चाहिए उससे, ठीक है 3, एम की वैल्यू 0, ठीक है। अगले आगे देखो, बी में देखो, एन की वैल्यू क्या है 3, एल की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, एम की वैल्यू क्या दे रखी है -3। अब एक बात बताओ, जो इसकी वैल्यू है एम की वैल्यू, वो एल एन जितनी तो हो ही नहीं सकती है। जब एल की वैल्यू ही एन जितनी नहीं होती तो एम की कैसे हो सकती है, एम तो एक तरह से लगा लो कि उसके बच्चे का बच्चा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती इसके इक्वल, अगर मैग्नीट्यूड भी देखे तो। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो मेरा होगा पॉसिबल नहीं है। बाकी सी और डी भी देख लो, सी में देखो N3L2, एम की वैल्यू -2 हो सकती है, एस -हाफ, ठीक है, 4 0 0 -हाफ। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ, देखो और क्वेश्चंस तो शायद इतने ही थे, फिर देखते हैं इतने और कहाँ से कर सकते हो। देखो नहीं, तुम्हारे लिए और क्वेश्चन भी आ गए तुम्हारी स्क्रीन पे, ये दो लास्ट क्वेश्चन है, बस ये दो कर दो फिर भागो छुट्टी। अब ये दो क्वेश्चन है और फटाफट कर दो, भी तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाएगा ये वाला, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करें, तुम इसको फटाफट खत्म करो।
22 23 दोनों के आंसर मुझे स्क्रीन पर चाहिए। कितने मिनट में? 1 मिनट में दोनों आंसर फटाफट। कई बच्चे क्या करेंगे, 22 को सोल्व करने बैठ जाएंगे, एक दिन निकाल देंगे। वो अप्रोच सीबीएसई के लिए सही है, कॉम्पिटिटिव में इतना टाइम नहीं होता है। वो कहाँ से चीज तुम सीखोगे? जब तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 22 23 दोनों के आंसर दे दो। दोनों के सी है। चलो 1 मिनट और रुक जाते हैं सारे बच्चों के लिए, ठीक है। आगे दो बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक सी बोल रहा है, एक ए बोल रहा है, तो देखते हैं कौन जीतता है। सबने अपनी बाजी लगा ली, बता दो। 5 करोड़ के सवाल है दोनों, फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम्हारी क्लास ओवर होने 5 मिनट बचे हैं बस। तो आ जाओ कटघरे में, देखते हैं सही है या गलत। तो जिसने 22 का सी दिया, 23 का सी, उनके लिए जोरदार तालियां। तो अब देखते हैं कैसे किया। देखो एक तो हो गया कि हम सबकी वैल्यूज निकालने बैठ गए पागलों की तरह, चारों को सोल्व करते रहे। और दूसरी चीज क्या है, हम अपना दिमाग लगाए और थोड़ी कॉमन सेंस। वो कहाँ से आएगी? देखो जो डेल्टा ई होता है उसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था क्या होता है, लेकिन हमें सोल्व करने से तो मतलब ही नहीं है। हमें बस ये देखना है कि किसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो हमें क्या चीज पता चल गई, जो डेल्टा ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो इसका जितना डिफरेंस होगा उतना ही मेरा डेल्टा ई की वैल्यू होगी। अब देखो सबसे, देखो इसके अंदर तो हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस करेंगे बहुत बड़ा आएगा। इन सब में एक एक का गैप है। लेकिन हमें तुम्हें एक चीज और पता होगी, मैंने तुम्हें बताई थी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखो दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें कोई कैलकुलेशन करनी हो, क्योंकि कैलकुलेटर तो होगा नहीं। एक मेरी एनर्जी यहाँ है, n=1, n=2 यहाँ होती है, n3 यहाँ, फिर मेरी n4, ठीक है, और ये मेरी क्या होगी n5, और ये मेरी क्या होगी n6। अब एक बात बताओ, खुद सोचो, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप इतना है, ठीक है, बहुत कम है। अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन ये वाली शेल से, मतलब ये वाली n= कौन सी होगी ये 6, ठीक है, 6 से 5 पर आएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी होगी ना, जो इतना डिफरेंस है इनका, ठीक है। और अगर मेरा कहाँ से कहाँ आ रहा है, 5 से 4 आ रहा है, तो 5 से 4 मुझे पता है एनर्जी गैप इससे तो बड़ा होता है, ये वाले गैप से। अब देखो अगला क्या आ रहा है, 6 से 5, 6 से 5 वाला तो हमने देख लिया, 6 से 1, 6 से 1 में तो मतलब लगा लो कि बाढ़ ही आ जाएगी एनर्जी की, इन चारों को अगर कंपेयर करें। अगला क्या 5 to 3, तो 5 to 3 में मेरा क्या होगा ये। अब खुद बताओ सबसे कम एनर्जी मेरी किस में दिख रही है तुम्हें, इसी में। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा सी। जो 26 है वो तो सिंपल सा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, फॉर्मूला पुट करना है SC/λ, और क्या हो जाएगा एंड में, क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। देखो मेरे को भी इसके थ्रू पढ़ा, मुझे भी बोर्ड पर पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन तुम्हारा फिर उसके अंदर क्या होगा, लाइव क्लास में सबके नेटवर्क सही नहीं होते, तो उसमें वो फिर ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे बोर्ड में, क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ता है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है। बाकी मैं ये यूज़ मतलब करता नहीं हूँ नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा सिलेबस भी करना है, तुम्हारा सारा रिवाइज करवाना है, तो बोर्ड पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबका नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, और उसके अंदर लिखने वगैरह में टाइम जाता है। तो और क्लास है 1 घंटे की, तो उसमें तुम्हारा सिलेबस मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके, इसलिए इसके थ्रू पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सके, कंटेंट भी और क्वेश्चन भी हो सके, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को देखो चैप्टर खत्म करना था, इसलिए मुझे पहले 2 दिन थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी। आज मुझे पता चल गया कि चैप्टर कंट्रोल में आ गया, तो आज मैंने स्लो रखी और क्वेश्चन भी एक अच्छे अच्छे लेके आया हूँ, ठीक है। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा, मुझे भी पता है पहली क्लास में थोड़ा फास्ट हो गया था, क्योंकि तुम्हें मुझे ये चैप्टर, देखो सारे चैप्टर को बराबर टाइम तो देना है ताकि सब कवर हो सके। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में थोड़ी सी फास्ट हो गई थी, लेकिन इसलिए मैंने साथ में तुम्हें पीपीटी वो भी भेज दी थी, PDF, ताकि तुम उसको पढ़ के जिसको थोड़ा फास्ट लगा वो कर सके, ठीक है। आज मैंने स्लो ही रखा था, क्योंकि मुझे पता था सिलेबस हमारे अब हाथ में है, और क्वेश्चन भी मैं अच्छे अच्छे कराने वाला था, ठीक है। तो अब देखो,
हमें क्या करना है, अब तुम्हारी एक चीज है, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम को नोटबुक में बना के याद करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। वो मैं जान के नहीं बता रहा, क्योंकि वो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। तुम खुद देखकर नेट पर देखो, कहीं पर बुक में देखो, देखकर मुझे बना के सेंड करो। और तुम्हें पता होना चाहिए किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है, गामा, एक्सरेज, रेडियो, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तुम्हें वो चीज़ एक बार मुझे बनाकर भेजनी है, ठीक है। और एक बार एनसीईआरटी में से स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना, हमने क्वेश्चन तो कर लिए जो आता है, लेकिन फिर भी कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम एक बार एमिशन, एब्जॉर्प्शन, इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना, या मैं तुम्हें एक पेज भेज दूंगा, तुम उसको रीड कर लेना, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम्हें फिर भी हमें क्या हर चीज़ पर थोड़ा फोकस रखना है, तो इसलिए करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा हो गया ओवर, ठीक है। मैं अभी भेज दूंगा तुम्हें नोट्स, तुम्हें मिल जाएंगे अभी, जैसे मैं हर रोज भेज रहा हूँ, इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। जो आज मैंने करवाया बता रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज, मतलब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था जिसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो आज था, तो आज वाला तो कोई बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, जाते ही उसको रिवाइज करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।